Hello everyone, welcome you all in our YouTube channel Learning Radiology. Let's start our today's topic. तो आज हम लोग बात करेंगे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बारे में। तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या होता है? यह एक रेडियोलॉजी का पार्ट है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का यह एक ब्रांच है। अब रेडियोलॉजी के अंदर आप बहुत सारे ब्रांचेस सुने होंगे, जैसे कि हमारा रेडियोथेरेपी हो गया, न्यूक्लियर मेडिसिन हो गया। उसी तरीके से हमारा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी भी एक रेडियोलॉजी का ब्रांच है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, गाइडेंस के हेल्प से। गाइडेंस मीन्स आइदर आप एक्सरे, फ्लूरोस्कोपी, सीटी हो, एमआर हो, इन सब के गाइडेंस की हेल्प लेके हम कोई भी प्रोसीजर, इन्वेसिव प्रोसीजर को करते हैं। जैसे पहले क्या है कि बहुत सारे बड़े बड़े प्रोसीजर करते हैं, जैसे ओपन प्रोसीजर्स होते थे, ओपन सर्जरी होती थी। लेकिन ये जो हमारा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है, इनकी हेल्प से मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स, जो इन्वेजन है, जो इन चीज़ों को हम इंटरवीन करते हैं बॉडी के अंदर, लाइक कैथेटर है, गाइड वायर है, इनके थ्रू बहुत सारे प्रोसीजर हम कर देते हैं, प्रोसीजर किया जाता है, करते हैं। ओपन सर्जरी जो करना पड़ता था वो चीज़ें अब इसमें दूर हो गई हैं, उतना ओपन नहीं करना पड़ता है, मिनिमली इन्वेसिव है प्रोसीजर, जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर। तो जैसे कि हम एक्सरे और फ्लूरोस्कोपी की बात करते हैं, इसके अंदर जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक्सरे का यूज़ किया जाता है। उसको एक्सरे को किसी भी बॉडी के जिस पार्ट का हमें करना है उस बॉडी पार्ट के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, एक्सरे जो है, एक्सरे की जो रे है उस बॉडी पार्ट पे प्रोजेक्ट करती है, और जो हमारा बॉडी पार्ट के जो ऑर्गन्स हैं उनकी इमेजेस हमें देखने को मिलती है, और उसके थ्रू हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं। और इसमें और जो हमें इमेजेस मिलती है वो पूरा हमें वीडियो के फॉर्म में मिलती है। जैसे हम फ़ोन से वीडियो शूट करते हैं, उस तरीके से वीडियो के फॉर्म में मिलती है। तो प्रोसीजर करने में काफ़ी हद तक हमें बहुत आसान हो जाता है प्रोसीजर करना। अल्ट्रासाउंड और सीटी के केस में अगर बात करें तो ये हमें 3 डायमेंशनल इमेजेस देते हैं, यानी ये 3D इमेजेस प्रोवाइड करवाते हैं हमें। जो एमआरआई है, एमआरआई भी 3D इमेजेस देता है, लेकिन एमआरआई में क्या है कि हम रेडियो वेव्स, मैग्नेट्स लगे होते हैं एमआरआई के अंदर। तो मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसकी हेल्प से हम एमआरआई का यूज़ किया जिसकी हेल्प से हम आपका इंटरवेंशनल प्रोसीजर करते हैं। जैसे कि एंजियोग्राफी वगैरह हम पहले इंटरवेंशनली जो सीएम के ऊपर क्या किया जाता था कैथला में, वो अब एमआर के अंदर पॉसिबल है, सीटी के अंदर पॉसिबल है। अगर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की हम हिस्ट्री की बात करें तो चार्ल्स डॉटर थे, एक अमेरिकन वैस्कुलर रेडियोलॉजिस्ट थे। इनको फादर ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी बोला जाता है। जो पहली एंजियोग्राफी थी, और एंजियोग्राफी करने के बाद जो एंजियोग्राम हमारी जो प्रोड्यूस हुई थी या बनी थी, परफॉर्म किया गया था जो एंजियोग्राम पहली बार, वो एक्सरे की जब डिस्कवरी हो गई थी उसके एक महीने के बाद ये डिस्कवर की गई थी, 1 महीने के बाद ही परफॉर्म किया गया था। 1896 जनवरी में तो फिजिशियंस डॉक्टर्स थे जिन्होंने कहा गया था कि मरकरी सॉल्ट को एक एम्पुटेटेड हैंड में इंजेक्ट कर दिया गया था, और उसकी आर्टरी की इमेजेस ली गई थी, जिससे ये पता चला था कि भाई इस सॉल्ट को अगर हम लगा रहे हैं तो आर्टरी का यानी इंटरनल स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। ये तो हमें एक्सरेज में भी दिख रहा था, लेकिन इसमें हम आर्टरी के इमेजेस आराम से ले पा रहे थे। जो इंटरवेंशनल प्रोसीजर जो है, यानी 1930 के टाइम पे एंजियोग्राफी के साथ होने लगे थे, शुरू हो गए थे। 60s के टाइम आए थे, अर्ली 60s में मैसन जोन एक ट्रांसब्रैकियल सिलेक्टिव कोरोनरी एंजियोग्राफी परफॉर्म किए थे, या उन्होंने दिया था। एंड सेम फिर हमारे बाद में वो पूरा ट्रांसफेमोरल एंजियोग्राफी भी डेवलप हो चुकी थी 1960s में ही। स्टार्टिंग में 1960 के स्टार्टिंग एरा में हमने ब्रैकियल किया था, ट्रांसब्रैकियल किया था, और लास्ट में ट्रांसफेमोरल एंजियोग्राफी परफॉर्म की गई थी। 2000 के टाइम पे माइक्रोवेव एब्लेशन आ गया था मार्केट में रीनल ट्यूमर्स के लिए। एंड 2010 के टाइम पे प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन शुरू हो गया था बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया के मरीजों के लिए। जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है, ये 2 तरीके के होते हैं, एक तो डायग्नोस्टिक होता है, दूसरा थेरापेटिक होता है। यानी कि चीज़ों को इससे हम डायग्नोस भी करते हैं, देखते भी हैं,
कि क्या प्रॉब्लम है, और दूसरा उसको सही भी करते हैं, मतलब थेरापूटिकली उसको हम ठीक भी करते हैं, ट्रीटमेंट भी देते हैं उसी से, या फिर थेरेपी भी देते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर में। डायग्नोस्टिक का मतलब है कि बायोप्सी, एफएनएससी, एस्पिरेशन, बायोप्सी, एफएनएससी, इन सारी चीज़ों का जब करते हैं तो इससे पता चल जाता है भाई उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसकी परेशानियाँ क्या है, ये चीज़ें हम पता कर लेते हैं। बायोप्सी एफएनएससी होती भी है तो सीटी, एमआर, एक्सरे, फ्लोरोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, इन सब के गाइडेंस, अंडर गाइडेंस होती है, यानी इनके ऊपर ही ये मॉडलिटी यूज़ करके ही हम करते हैं। अब जैसे हम थेरापूटिक की बात करें तो थेरापूटिक में इसमें भी बहुत सारे हैं। जैसे डिजीज़ को आप जब ट्रीट करते हैं तो उसके लिए ड्रग्स का यूज किया जाता है, जिसके अंदर उसमें हम ड्रग्स का यूज़ करके उसको हम थेरापूटिक दे देते हैं, और बहुत सारे हम टेक्निक्स अलग अलग यूज करके भी हम उनको सही करते हैं, थेरापी देते हैं। अब टाइप्स इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी दो तरीके के हैं, वैस्कुलर है, दूसरा नॉन वैस्कुलर है। अब जो वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी वो दो तरीके के आते हैं, न्यूरो इंटरवेंशनल जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए यूज़ किया जाता है, और नॉन न्यूरो इंटरवेंशन जो एम्बोलिज्म और एंजियोग्राफी के लिए होता है। नॉन वैस्कुलर इमेज गाइडेड बायोप्सी के अंदर आते हैं हमारे पीटीबीडी, ईआरसीपी, पीसीएनएल जो कि परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी होता है। पीटीबीडी हमारा हो गया परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक बिलियरी ड्रेनेज, एंड ईआरसीपी एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रेाटोग्राफी। डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे एंजियोग्राफी आजकल कॉमन सुनते हैं, कहीं भी आप देखते भी होंगे कि हार्ट का बहुत सारे मरीज आते हैं मार्केट में, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी नाम कॉमन होते हैं। तो एंजियोप्लास्टी और हार्ट इंसर्शन होता क्या है, इसमें बेसिकली मेनली क्या हो जाता है कि जो हमारी जो आर्टरीज है, ये कई बार होता है क्या है कि इसमें ये इस आर्टरीज का नैरो हो जाना, जब आर्टरीज हमारी नैरो हो जाती है तो उसी को ठीक करते हैं, एक स्टंट लगाते हैं जिसको जो बलून शेप का होता है, बलून टाइप होता है, छोटा सा स्टंट होता है, बलून शेप का होता है, उसको लगा के और अंदर उसको हम जो लगा हुआ होता है उससे हम उसको फुला देते हैं, अंदर की तरफ उसे ओपन करते हैं। बलून पहले जाता है, बलून टाइप जो हमारा स्टंट होता है, फिर उसको अंदर की तरफ ओपन करते हैं, जिससे होता है क्या है कि ब्लड फ्लो जो होता है इम्प्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं, तो नैरोइंग है वो ख़त्म हो जाती है। फिर दूसरी आती है हमारी बिलियरी ड्रेनेज। बिलियरी ड्रेनेज में क्या करते हैं कि एक ट्यूब होती है, एक ट्यूब को हम इंसर्ट किया जाता है बाइल डक्ट के अंदर। बाइल डक्ट के अंदर डायरेक्ट तो करोगे नहीं इंसर्ट, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो हमारा जो लीवर का एरिया होता है उधर साइड से बाहर की तरफ स्किन को पंक्चर करके वो लीवर के अंदर बाइल डक्ट में उसको हम इंसर्ट करते हैं। जो हमारा एक ट्यूब होता है, डिफरेंट तरीके के उसके लिए निडल्स आते हैं, उसको हम इंसर्ट करते हैं। और ये जो प्रोसीजर होता है पूरा, इनका नाम होता है हमारा पीटीसी, जिसको परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राम बोलते हैं। ट्रांसहेपेटिक का मतलब होता है, हेपेटिक मतलब लीवर, और ट्रांस मतलब बाहर की से अंदर को, लीवर के अंदर हम वो करते हैं, इंसर्ट करते हैं, वहाँ से हम उसको इंसर्ट करते हैं बाइल डक्ट में, जिससे हमारा बाइल जो है वो निकलता है, निकल सके। देन अगला आता है हमारा एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्या है? एंजियोग्राफी में मेनली हम स्टडी करते हैं किसका, वेन, आर्टरीज का। इसमें हम यूज़ करते हैं आर्टरीज में जो हमारे जो ब्लड फ्लो जो हो रही है, सही से हो पा रही है, नहीं हो पा रही, कहीं नैरोइंग है, कैल्सिफिकेशन हुआ है डिफरेंट तरीके से, कहीं उसमें कहीं कई बार क्या होता है कि आर्टरी में कहीं गांठ जैसा हो जाता है, डिफरेंट तरीके से ब्लॉकेज हो सकती है। तो करते क्या है, एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया आता है, कॉन्ट्रास्ट एजेंट आता है, उसको हम ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर, और क्या करते हैं, स्कैन करते हैं सीटी एमआरआई के थ्रू। पहले क्या करते थे, उसको हम सी आर्म से भी करते हैं, अभी भी सी आर्म में यूज़ को करते हैं, कैथ लैब में सी आर्म के थ्रू भी उसको हम स्कैन करते हैं। पहले डीएसए जो था हमारा, डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी, वो पुरानी मेथड थी, और आजकल सीटी और एमआरआई आ गई है, जिसको
आपको कंट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट कर देते हैं पेशेंट बॉडी के अंदर, और उसके बाद हम स्कैन कर लेते हैं। और उसके लिए जो कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करने के लिए हम कैथेटर का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही पतला थिन प्लास्टिक ट्यूब होती है, उसको यूज़ करके हम एंजियोग्राफी करते हैं। और जैसे पता चल जाता है उस हिसाब से उनकी फिर ट्रीटमेंट की जाती है। अब सीटी एंजियोग्राफी की बात करें तो सीटी एंजियोग्राफी में हम ये करते हैं, इसमें सबसे पहले तो आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज किया जाता है सीटी में अंदर, और पूरा डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं। जब करते हैं तो बहुत पूरा ही डिटेल्ड स्टडी की जाती है, जिस पार्ट का कर रहे हैं उस पार्ट का हमें पूरी की पूरी जानकारी मिलती है, इंटरनल पूरा डिटेल्स मिल जाता है हमें उसके लिए। जब एग्ज़ाम करते हैं तो बेसिक इनके रूल्स होते हैं, बेसिक पैरामीटर्स है, वो फुलफिल करने के बाद एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया एक अमाउंट में वो भी लिमिटेड होता है, उस कॉन्ट्रास्ट मीडिया को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। जब इंजेक्ट करते हैं आर्म्स के पेशेंट के आर्म में लगा के, या फिर डिफरेंट जहाँ भी एक्सेस हो आपके इंजेक्शन लगाने का, आईवी इंजेक्शन का, तो उसके थ्रू में इनको इंजेक्ट करने के बाद हम पेशेंट को स्कैन करते हैं सीटी के अंदर। और उसके बाद डिफरेंट उसके लिए हम पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक्स एंड सॉफ्टवेयर्स हैं, उसको यूज़ करके इमेजेस बनाते हैं। देन डॉक्टर्स जो होते हैं वो उनका रिपोर्टिंग होती है, फिर बताया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, एनेरिज्म है, ब्लड का कलर क्लॉट हुआ है, कहीं पे नैरोइंग हुई है। तो डिफरेंट तरीके के क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट तरीके के डायग्नोसिस बनते हैं। देन उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। जो एमआरआई एंजियोग्राफी है, तो एमआरआई एंजियोग्राफी तीन चार तरीके के होते हैं। इनमें क्या एमआरआई कोई भी आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ नहीं करता है। एमआरआई क्या है कि मैग्नेट का यूज़ करता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, और रेडियो वेव्स को यूज़ करके दोनों एक इमेजेस को प्रोवाइड करता है, इमेज बना के देता है हमें। तो ये क्या है कि इनमें अलग अलग एमआरआई एंजियोग्राफी भी हम हर एक बॉडी पार्ट का कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिसमें एमआरआई एंजियोग्राफी में कंट्रास्ट मीडिया देने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो इनमें अलग अलग तरीके के पल्स सीक्वेंसेस यूज होते हैं जिनकी हेल्प से हम एमआरआई एंजियोग्राफी कर लेते हैं। अब इनमें जैसे हम सीटी करते हैं तो सीटी की जो कंट्रास्ट मीडिया होती है, नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया हम यूज़ करते हैं सीटी में, लेकिन एमआर में अलग से कंट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं। इनका गैडोलिनियम यूज किया जाता है एमआरआई के अंदर। बायोप्सी जो होती है, बायोप्सिस क्या है, एक तरीके का एक प्रोसीजर है जिनमें बॉडी के अंदर से एक छोटा सा टिश्यू का पीस को हम पीस ऑफ टिश्यू को वहाँ से एज अ सैंपल हम या फिर कलेक्ट करते हैं। टिश्यू के पीस या फिर सेल्स के पीसेस में थोड़ा सा पीस को कलेक्ट करते हैं, फिर माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के लिए बॉडी से कलेक्ट करते हैं। इनके अलग अलग बायोप्सी गन आते हैं, इनमें डिफरेंट टाइप्स के नीडल्स लगाए जाते हैं। उसके बाद एरिया को पहले पता करते हैं किस एरिया पे है, देन उसको लोकेशन को अच्छे तरीके से एक्सेस करने के बाद टिश्यू और सेल्स के पार्ट को रिमूव करने के बाद उस जो पार्ट्स को हमने कलेक्ट किया उसको हम लेबोरेटरी भेज देते हैं। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, वो इसी चैनल पे है। तो बहुत तरीके के एंजियोग्राफी प्रोसीजर किए जाते हैं अलग अलग तरीके का डायग्नोसिस के लिए, मोस्टली कैंसर डायग्नोसिस के लिए किए जाते हैं। लाइक बोन मैरो बायोप्सी हो गया, एंडोस्कोपी बायोप्सी है, नीडल बायोप्सी है। नीडल बायोप्सी में भी प्रोसीजर है, जैसे एफएनएसी है, कोर नीडल बायोप्सी है, इमेज गाइडेड बायोप्सीज हैं। तो ये सारे हमारे बायोप्सीज हो गए। एस्पिरेशन का मतलब होता है समथिंग स्पिरिट, मतलब किसी भी चीज़ को निकालना, स्प्रेड करना। तो इसमें क्या आता है, इमेज गाइडेड एक पंक्चर होता है जिनमें कि सिस्टिक लीजन्स को हम पंक्चर करते हैं और उसको स्प्रेड करते हैं हम वहाँ से, या फिर उनके हम टिश्यूज़ निकालते हैं और उसको फिर भेजते हैं माइक्रोस्कोपी के लिए कि भाई क्या है इसकी ग्रेडिंग है, कैसा है, कैंसरस है, नॉन कैंसरस है। देन उसके अलावा उसके हिसाब से फिर आगे का उसके डायग्नोसिस की जाती है। फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है, जिसमें कि क्या करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी को यूज़ किया जाता है कि कैंसर ट्यूमर को किल करने के लिए। गैस्ट्रोटोमी ट्यूब है, जिसमें कि फीडिंग ट्यूब को हम इंसर्ट करते हैं स्टोमक के अंदर।
वैसे पेशेंट के लिए किया जाता है जो खाना पीना मुंह से नहीं खा पाते हैं। वेन कावा स्टंटिंग होती है। वेन कावा स्टंटिंग क्या होती है कि मेटल मैश ट्यूब होता है जो स्टंट होता है, इसको क्या करते हैं वेन, कई बार होता क्या है कि वेन जो होती है उसमें नैरोइंग हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, तो वेन कावा स्टंटिंग करते हैं। उसको जो नैरोइंग हुई है, जो स्टेनोसिस हुई है वहाँ पे वेन में, उनको ख़त्म करने के लिए तो वेन कावा स्टंटिंग का यूज़ किया जाता है। इसको सही करने के लिए यूज़ करते हैं। ये मोस्टली ये जो होती है मोस्टली जो काउज होता है वो मैलिग्नेंट या फिर कैंसरस ट्यूमर के अंदर देखने को मिलता है। यूरेटरी का स्टंटिंग होते हैं जिनको कि हम जे सेप स्टंट और डबल जे स्टंट का यूज़ किया जाता है, जिनमें कि एक पार्ट हमारी किडनी में और दूसरा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर रखा जाता है। इसको यूरेटरी का स्टंटिंग के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं हमारे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर, जैसे फ्लोरोस्कोपी मशीन हो गया, हाई वोल्टेज जनरेटर है, इमेज रिसेप्टर हो गया, साइन कैमरा, कैथेटर, गाइड वायर, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, डिफरेंट तरीके के नीडल्स हो गए, डिफरेंट तरीके के कैथेटर्स हो गए, डिफरेंट गाइड वायर्स हो गए, क्रैश कार्ड हो गए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ की जाती हैं हमारे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर। इनकी पूरी एक IR सूट होती है अलग से, सब कुछ यूज की जाती है वहाँ पे हमारा है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का बेनिफिट ये है कि इन्होंने जो पहले जो ओपन सर्जरी होते थे उसको इन्होंने थोड़ा सा बहुत कम हो गया, वो बहुत हद तक कम हो गया है। जब ज़रूरत पड़ती है तभी ओपन सर्जरी करना चाहिए, नहीं तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी बहुत चीज़ों में हेल्प कर रहा है। कई बार ये पेशेंट को डिटरमाइन करता है कि ओपन सर्जरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे ट्रीटमेंट का डिफरेंट मतलब गाइड करता है, जैसे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक के केसेस में बहुत ट्रीटमेंट भी करता है और उसको गाइड भी करता है कि क्या करना चाहिए। इसमें आप डायग्नोसिस भी करते हैं, ट्रीटमेंट भी करते हैं, और इसका जो हमारा रिकवरी रेट भी है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का बहुत अच्छा है। जल्दी रिकवर करते हैं, हॉस्पिटल में कम देर रहना पड़ता है। जैसे ओपन सर्जरी में तो ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, उससे कम हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है उसमें रहना पड़ता है, लेकिन उससे भी कम हम हमारे इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स है, इंटरवेंशनल के प्रोसीजर जब करवा रहे हैं तो हमें रहना पड़ेगा वहाँ पे। अलग अलग जो रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है सबके बहुत सारे अलग अलग एडवांटेजेज हैं, अब उनके रिस्क भी हैं बहुत सारे। आपका किसी भी चीज़ का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होता है, उनके बेनिफिट है तो उनके रिस्क भी होते हैं। तो इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स हैं, रिस्क तो है, बहुत कम रिस्क हैं, कॉम्प्लिकेशन भी इनके बहुत कम होते हैं। रिस्क इनके यही है कि जैसे ब्लीडिंग हो गया, इन्फेक्शन हो गया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया देने की वजह से किडनी में कोई दिक्कत आई, जब आप कैनुला लगा रहे हो, कैथेटर लगा रहे हो, तो उस दरमियान हो सकता है कि सेफ एक्सेस नहीं हुआ तो ब्लीडिंग हो सकती है उस साइड पे। जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी होते हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, बहुत सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया करते हैं चीज़ों को कम करने के लिए। कम करने कहने का मतलब कि पेशेंट को परेशानियां कम हो, इसके लिए अलग अलग डे बाय डे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती जा रही है, और जो चीज़ें इम्पॉसिबल उसको पॉसिबल, वो चीज़ें पॉसिबल हो रही है, और बहुत कम जो रिस्क है बहुत कम गई है इनके अंदर। ये कुछ डिफरेंस है। तो वीडियो कैसा है आप एक बार कमेंट करेंगे, और वीडियो देखें, काफ़ी हेल्प मिलेगा। वीडियो को लाइक करेंगे, और नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत लोग हैं देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं इसको, तो आप सब्सक्राइब करिए, ताकि क्या है कि डेली तो नहीं मैं डाल पाता वीडियो, लेकिन थोड़ा समय पे वीडियो मैं भी डालते रहता हूँ, तो आपको अपडेट मिलते रहेगा। बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो लाइक करिए।